ठोसों के प्रकार में मुख्य रूप से अपन दो प्रकार के प्रकार है वो आपके यहाँ से पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अपना रहेगा अक्रिस्टलीय ठोस। इनको अंतर के माध्यम से जो है एक एक करके अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन इनमें यहाँ से अंतर लिखेंगे, उन अंतर से जो है इनकी परिभाषाएं भी और इनके गुण भी यहाँ पर साथ में आ जाएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले अपन लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अगर अपन बात करें, पहला जो इसका गुण यहाँ लेते हैं ज्यामिति। ज्यामिति के आधार पर अगर अपन इसको डिस्क्राइब करें कि ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इन क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति या फिर इसको अपन बोल सकते हैं आकार भी अपन है बोल सकते हैं आकार। और एक अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें अगर ज्यामिति के आधार पर, तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित ज्यामिति इसको अपन है इस प्रकार से समझे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं लूं सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल हो गया सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड अब NaCl है, अगर इसको आयनों के रूप में लें, जो मैंने शुरुआत में बताया था कोई भी ठोस पदार्थ है वो कण के रूप में, अणु के रूप में, आयनों के रूप में रहता है। तो NaCl है, अगर इस NaCl को अगर अपन आयनों में तोड़ेंगे तो NaCl कौन कौन से आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl नेगेटिव। तो Na+ आपका धनायन के रूप में हो गया, Cl नेगेटिव आपका ऋणायन के रूप में हो गया। तो दो इसमें अलग अलग आयन बन गए, एक बन गया Na+, दूसरा बन गया आपका Cl नेगेटिव। तो दो प्रकार के आयन बने Na+ और Cl-। अब ये आयन जो बने अपन जानते हैं ये ठोस अवस्था में है, तो ये आयन होंगे और ठोसों में कण है आपके पास पास रहते हैं, अपन ने पढ़ा है। तो ये आपके यहाँ पर Na+ और Cl- पास पास तो रहेंगे लेकिन एक निश्चित ज्यामिति में पास पास रहेंगे, और वो ज्यामिति है उसी के कारण जो NaCl को अपन ने किसमें लिया है, क्रिस्टलीय ठोस में लिया है। वो ज्यामिति किस प्रकार से होती है तो अपन जानते हैं Na+ ले लिया, Cl-, Na+, Cl-। अब Na+ के पास में आ जाएगा Cl-, क्यों, धनायन है वो ऋणायन को, क्यों, विपरीत आवेश वाले अणु हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो धनायन है उसके पास में आपका क्या हो जाएगा ऋणायन, और यहाँ पर ऋणायन है उसके पास में वापस क्या आ गया, धनायन। इधर से भी अपन देखते हैं ऋणायन के पास में धनायन आ गया। अगर मैं इसको ऊपर से भी समझने की कोशिश करूं तो इस ऋणायन के पास में क्या आ गया, धनायन आ गया। ये धनायन है, यहाँ पर आपका Cl नेगेटिव आ जाएगा, और ये Cl नेगेटिव है तो इसके पास में Na+ या Na+ आ जाएगा। Cl- के पास में क्या आ जाएगा, Na+ के पास में क्या आ जाएगा, Cl- के पास में क्या आ जाएगा, Na+, और Na+ के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl-। इसी प्रकार से जो है अणुओं की व्यवस्था और दर्शा देते हैं। Na+ के साथ में क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव के पास में क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। इसी प्रकार से Na+ है, इधर से भी Na+ है, क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ गया, और Cl नेगेटिव के पास में इधर क्या आ गया, Na+ आ गया। तो अपन क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट पे आपका पैटर्न, निश्चित एक पैटर्न बन रहा है। इस ज्यामिति में ही ये कण हैं आपके Na+ और Cl- से आपके व्यवस्थित रहते हैं। तो ये आपकी इसकी ये क्या होगी, निश्चित ज्यामिति होगी। कैसे, अगर मैं इसकी ज्यामिति की समझने बात करने की कोशिश करें तो यहां से जैसे मैंने मान लो मैंने ये लिया Cl नेगेटिव, ये अपना Cl नेगेटिव आपका यहाँ पर क्या है, ऋणायन है। तो इस Cl नेगेटिव ऋणायन को अपन क्या देखते हैं, इसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे मान लो इधर से भी Na+, इधर से भी Na+, इधर भी Na+, इधर भी आपका क्या हो जाएगा, Na+। जैसे मान लो ये Cl नेगेटिव लिया तो इसमें भी अपने को इसी प्रकार से उदाहरण मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने Na+ ले लिया तो इस Na+ के चारों तरफ देखो क्या है, जैसे मान लो ये आपका Na+ है, इस Na+ के चारों तरफ देखो कौन सा आयन है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो एक पैटर्न बन गया। यही पैटर्न आपका जो है NaCl
Cl नेगेटिव के पास में अपन देखते हैं तो Cl नेगेटिव पे वापस क्या हो जाएगा आपका जो है चारों तरफ Na हो गया एक, जैसे ये Cl नेगेटिव लिया तो एक Na 2 3 और 4 क्या बन गया एक पैटर्न हो गया। ये अपन ने लिया Cl नेगेटिव के पास में। इसी प्रकार से जो है अपन यही चीजें Na+ में करके देख सकते हैं। तो Na+ में अगर ये करके देखो मैं ये सारी चीजें इस Na+ को आधा माना तो इसके तरफ देखते हैं ये आ गया इस पे आ गया क्लोरीन माइनस Cl माइनस 2 3 और 4। तो अपन क्या देख रहे हैं Na+ के चारों तरफ क्या है Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के चारों तरफ क्या है Na+। तो कहने का मतलब क्या हो गया एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में आपके जो है ठोसों में जो कण पाए जाते हैं वो कौन से प्रकार के ठोस होंगे, वो होंगे आपके क्रिस्टलीय ठोस। अब ये था आपका ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस। अब ज्यामिति के आधार पर अपन देखते हैं एक क्रिस्टलीय ठोस। एक क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनकी जो ज्यामिति होती है अनिश्चित, यानी कि यहाँ पर कणों का कोई पैटर्न नहीं होता है, वो कण है आपके अव्यवस्थित तरीके से चारों तरफ आपके फैले रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कोई भी आपका कण हो जैसे मान लो रबर है या आपका प्लास्टिक है या कांच हो गया, ये आपके किसके उदाहरण होंगे एक क्रिस्टलीय ठोस के होंगे। तो इसमें जो भी कण होंगे इनका कोई भी पैटर्न नहीं होगा, ये अव्यवस्थित रूप से आपके अनिश्चित ज्यामिति में क्या होंगे इनके कण हैं वो आपके जो है व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, अनिश्चित ज्यामिति के होते हैं, यानी कि कण हैं वो अव्यवस्थित तरीके से आपके फैले रहते हैं। तो पहला जो है आपका जो इनमें गुण हो गया एक क्रिस्टलीय ठोसों में अगर अंतर की बात करें तो जो है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, आप बोल सकते हैं अनिश्चित ज्यामिति होती है। उदाहरण के तौर पर हो गया आपके रबर और प्लास्टिक, यानी कि इसमें कण है इनका एक निश्चित पैटर्न है जो कि आपने इस उदाहरण सोडियम क्लोराइड के उदाहरण से आपने समझा। और एक क्रिस्टलीय ठोस में अपन देखते हैं जैसे कि उदाहरण रबर है प्लास्टिक है उनके कण हैं आपके क्या होते हैं निश्चित ज्यामिति नहीं होते हैं, यानी कि जो है आपके अव्यवस्थित रूप से आपके यहाँ पर पड़े रहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला गुण है ज्यामिति के आधार पर। दूसरा गुण है वो आपका है गलनांक वे क्वथनांक। गलनांक वे क्वथनांक, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं गलनांक वे क्वथनांक को। गलनांक क्वथनांक में जो है दोबारा से लिख देता हूं क्रिस्टलीय 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 ठोस के गलनांक की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों यानी कि इनका एक निश्चित गलनांक बिंदु होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक निश्चित गलनांक बिंदु या सामान्यतः पर ये अभिलाक्षणिक गुण है वो आपके प्रदर्शित करते हैं। जबकि एक क्रिस्टलीय ठोस की अगर अपन बात करें तो इनका कोई एक निश्चित गलनांक या क्वथनांक बिंदु जो है आपका नहीं होता है, यानी कि जो है इनमें अभिलाक्षणिक गुण हैं आपको उपस्थित नहीं होते हैं। तो इनमें एक क्रिस्टलीय ठोसों में इनमें कोई निश्चित गलनांक बिंदु नहीं होता है, या फिर नहीं होने की जगह अपन ये बोल सकते हैं कि ये एक ताप की रेंज में ही, यानी कि कोई पर्टिकुलर रेंज होगी। अब फिक्स पॉइंट नहीं होगा। फिक्स पॉइंट गलनांक या क्वथनांक की बात करें जैसे मान लो अपन ने जो है यहाँ पर कोई भी जैसे बर्फ ले लिया तो वो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे जो है आपका जो है जो जल है उसको 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या हो जाएगा वाष्प अवस्था में आएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस एक निश्चित ताप हो गया, उस निश्चित ताप पर जो है वो आपका एक अलग अवस्था में जो है उस अलग अवस्था के गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन जो है एक क्रिस्टलीय ठोस का जैसे उदाहरण है आपका रबर या प्लास्टिक,
तो आपने देखा होगा अगर अपन रबर या प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें आपका अवस्था परिवर्तन है एक निश्चित पॉइंट पे जाके नहीं होगा। क्या आप देखते हो कि रबर है या प्लास्टिक को आप जलाते हो तो कुछ रबर है एक सतह से जल करके द्रव अवस्था में आ गया, जबकि दूसरे साइड से रबर है अभी भी आपका जल रहा है, यानी कि उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं हुई। एक जगह से वो पूरी तरीके से जो है आपका जल करके द्रव अवस्था में जो है आने की कोशिश होगी, लेकिन दूसरी अवस्था में अपन देख रहे हैं कि दूसरी साइड में आपका वही रबर है आपका पूरी तरीके से जो है अवस्था में उसमें परिवर्तन नहीं है, अभी भी जल रहा है। एक तरफ से तो वो आपका क्या हो गया जल करके जो है द्रव अवस्था में आ गया, और दूसरी अवस्था से जो है आपका रबर है अभी भी जल रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेंपरेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका जल है वो आपका वेपर स्टेट में आ जाएगा। लेकिन रबर या प्लास्टिक है उसके लिए उनकी कोई एक रेंज होती है, टेंपरेचर की रेंज होती है, उस रेंज में वो आपकी अवस्था परिवर्तन करते हैं। कहने का मतलब है वो ये जो है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से लेके मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें ये पर्टिकुलर रेंज होगी। अब वो 20 पर भी हो सकती है, 30 पर भी हो सकती है, या 990 पर भी हो सकती है, 999 पर भी हो सकती है, ये उदाहरण के लिए आपको समझाया। लेकिन अगर अपन क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस है आपकी बर्फ है, तो उस बर्फ को कौन सा टेम्परेचर दे कि वो आपकी जल की स्टेट में आ जाए, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपकी जैसे उस बर्फ के अणुओं को वो टेम्परेचर मिलेगा वो अपनी अवस्था को क्या कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रिस्टलीय ठोस है वो एक ताप की परास या रेंज में अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करते हैं, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक सामान्य जो है बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, उस बिंदु पर ही वो आपके जो है अभिलाक्षणिक गुण या जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक के आधार पर वर्गीकरण। अब अगर अपन इस अगले की जो टॉपिक रहेगा अपना इनका अंतर करते हैं वो आपका इनकी प्रकृति के बारे में, कि किस प्रकृति में ये आपके जो है आपके उपस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। प्रकृति की अगर अपन बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस है उनको अपन क्या बोल सकते हैं, आभासी, आभासी या फिर इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो प्रकृति के आधार पर जो है क्रिस्टलीय ठोस कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएंगे, आभासी या अतिशीतित द्रव। जैसे कि सपोज है आपका कांच है तो उसको अपन देखते हैं, दूसरे देखते हैं, या फिर आपको क्या इस प्रकार से जो है महसूस होता है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जो है ये द्रव रूप में है, जबकि वो आपका क्या होता है, कांच भी जो आपका क्या है ठोस अवस्था में, लेकिन वो द्रव के रूप में, इनकी अतिशीतित द्रव के रूप में पाया जाता है। ये इनकी आभासी संरचनाएं या आभासी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और जो है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके वास्तविक ठोस अवस्था में ही उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया आपका इनका प्रकृति के आधार पर जो है इनके गुणों में अंतर। तो 3 पॉइंट अपन ने देखे, ज्यामिति के आधार पर गलनांक और प्रकृति जो है इनके आधार पर। अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो है आपका शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, वक्र का मतलब आरेख, या जो है ये किस प्रकार का जो है आपका वक्र या आरेख, या फिर है किस प्रकार से ग्राफ के रूप में जो है आपका कौन सी व्यवस्था दर्शाता है शीतलन वक्र के आधार पर। तो इसको अपन है ग्राफ की सहायता से समझने की, आरेख की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जल का उदाहरण लेते हैं, या फिर मान लो कि जैसे जो है वेपर है वो जल है जिसको अपन ने जो है 190 डिग्री सेल्सियस के रूप में जल है वो आपका क्या रहेगा, वेपर की स्टेट में रहेगा। तो 190 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है ये आपका तापमान हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर और समय के बीच में मैं ये आरेख या वक्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शीतलन वक्र यानी जिसको टेम्परेचर पे कम पे अपन लेते हैं, तो जो है जल है या H2O, जल H2O, इसका शीतलन वक्र है तापमान के आधार पर हम डिस्क्राइब करते हैं H2O। 190 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो उस समय जो है आपका ये यहाँ पर हो गया टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में जैसे जैसे मान लो मैंने 180 डिग्री सेल्सियस किया, 160 किया और 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 से जैसे वो 99 डिग्री सेल्सियस पर होगा उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अभी अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये कौन सी अवस्था में था, वाष्प अवस्था में, यानी कि इस प्रकार से जो है ये वाष्प अवस्था में था। अब एक पॉइंट आपका जब करके यहाँ पर आएगा, यानी कि अभी भी इसके वाष्प अवस्था में, लेकिन जैसे ही ये जो है आपका
वेपर है उसका टेम्परेचर है, अपन देखते हैं जल के लिए वेपर के टेम्परेचर में जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो यहाँ से अवस्था परिवर्तन का समय आ गया, क्यों 100 डिग्री सेल्सियस है उसका अवस्था परिवर्तन का समय है। तो जैसे ही ये अवस्था परिवर्तन होगा तो उसके सारे अणु हैं पहले आपकी कौन सी अवस्था में आएंगे, द्रव अवस्था में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ अणु हैं वो अभी भी वाष्प है और कुछ अणु है द्रव अवस्था में आ गए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक बार ऐसे जाकर के सारे अणु हैं वो कांस्टेंट ग्राफ दिखाएंगे, एक निश्चित ग्राफ दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जाकर के ये वक्र है आपका इस प्रकार से जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में। 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही कम होना स्टार्ट होगा तो वो सारे के सारे अणु हैं वो आपकी इस अवस्था में। अब वापिस है जैसे मान लो 100 डिग्री 99 डिग्री आ गया, 99 से 98 हो गया, उसके बाद में 50 से मान लो ये जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले सारे अणु इस प्रकार से अभी भी जो है द्रव अवस्था में, तो ये ग्राफ इस प्रकार से चलता जाएगा आपका। अब मान लो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, अब पुनः वापिस क्या होगी, अवस्था परिवर्तित, और अवस्था परिवर्तित होगी तो अभी तो सारे कण हैं वो आपकी द्रव अवस्था में आएंगे, लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ अणु हैं आपकी द्रव अवस्था में, कुछ अणु ठोस अवस्था में जाएंगे, नहीं, सारे के सारे अणु हैं पहले ठोस अवस्था में आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वापिस वो आपके क्या होंगे, इस प्रकार से कांस्टेंट है आपका ग्राफ दर्शाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, शीतलन वक्र। तो आपने देखने से क्या है कि ये कहीं से भी आपका सतत नहीं है, सतत ग्राफ है या सतत जो है आपका स्पेक्ट्रम या सतत जो है आरेख नहीं प्राप्त हो रहा है। इसको मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, असतत, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र है वो कैसा होता है, असतत होता है। अब अगर अपन बात करें एक क्रिस्टलीय ठोस की तो इनके लिए क्या होता है, शीतलन वक्र है। अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने बताया था रबर वाला उदाहरण आपको दिया था कि यानी कि कुछ जगह उसके अणु हैं, कुछ अणु तो है वो आपकी जो है द्रव अवस्था में आ गए, कुछ अणु अभी भी ठोस अवस्था में है, यानी कि इनका जो है एक जो है कुछ सतत ग्राफ प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तापमान और समय के आधार पर देखें, तापमान और ये समय, यानी कि उसके अणु हैं द्रव अवस्था, कुछ अणु हैं मान लीजिए ठोस अवस्था में था, ठोस आएंगे, द्रव में आएंगे, लेकिन एक टेम्परेचर से होगा जैसे सारे के सारे जो है अणु द्रव में आते जाएंगे, यानी कि एक निश्चित पर्टिकुलर जैसा इसमें हो रहा है कि पहले सारे अणु द्रव में आएंगे, फिर जो आपका ऐसा होगा यानी कि असतत होगा, जबकि इसमें क्या है अणु भी ठोस में भी आ जाएंगे, द्रव में आ जाएंगे और एटलीस्ट जाकर के वो अवस्था परिवर्तन जो है करेंगे और वापस जो है ठोस अवस्था में। इनका कहने का मतलब क्या है, ये एक सतत रेखा में चल रहे हैं। तो इनका जो है आपका आरेख होगा शीतलन वक्र का, वो होगा किसके लिए बात करें, एक क्रिस्टलीय ठोस के लिए जो आपका जो है शीतलन वक्र का जो आरेख होगा वो होगा सतत आरेख। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इनकी जो है देशिकता के आधार पर, दिशा के आधार पर, तो मैं यहां से इस पॉइंट को बता देता हूं। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो देशिकता के आधार पर समझे तो ये विषम देशिक होते हैं, और एक क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है आपकी क्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय ठोस है, इन टॉपिक के बारे में जो है कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक एक करके जो पॉइंट हैं इनको जो है आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इनको देख सकते हो। अब अगला जो टॉपिक रहेगा क्रिस्टलीय ठोसों के बाद में जो है अपन ठोस के बारे में कोई बताते हैं। ठोस में हमने बताया था अवयवी कण होते हैं, पास पास होते हैं, एक उनकी निश्चित ज्यामितीय अवस्था या संकुलित अवस्था में जो है आपके व्यवस्थित रहते हैं। तो वो संकुलित अवस्था है वो किस प्रकार से होगी, कहां से उसके अवयवी कण हैं आपके व्यवस्थित रहते हैं, किस जो है पैटर्न में रहते हैं, तो उन चीजों के यानी कि डिटेल में अपन जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको डिटेल में एक एक करके जो है इनको जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक जैसे कि नाम से स्पष्ट है जो है क्रिस्टल जालक यानी कि जाल जैसी संरचना, तो इसको अपन क्रिस्टल लेटिस भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस।
क्या होता है क्रिस्टल जालक। तो अपन ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था होती है और उसमें अलग अलग प्रकार के जो है आपके अवयवी कण, वो अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक की जो अगर अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो बनेगी क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति संरचना बनाते हैं, क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो क्या हुई क्रिस्टल जालक की परिभाषा कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति संरचना बनाते हैं, वो आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है। यानी कि छोटे छोटे बिंदु या कण आपके उपस्थित रहते हैं, वो त्रिविम में एक निश्चित इनकी ज्यामिति संरचना जो बनाएंगे मिलकर के, वो संरचना क्या कहलाएगी, क्रिस्टल जालक कहलाएगी। अब वो क्रिस्टल जालक है वो उनमें आपके क्या होते हैं, छोटी छोटी इकाइयां होती है, उन इकाइयों को अपन क्या बोल सकते हैं, जो आपके अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब क्या हो गया, अणु, परमाणु या आयन। ये जो आपका ये शब्द है अवयवी कण, ये आपका इस पाठ में आगे जो है हर टॉपिक अपन पढ़ेंगे वहां पर जो है आता रहेगा अवयवी कण, अवयवी कण, ये रिपीट होती रहेगी चीजें। तो अवयवी कण के बारे में आपको यहाँ से जो है विस्तार से, अवयवी कण में कौन कौन सी चीजें आपने जो है सीधी ध्यान रखनी कि अवयवी कण जहां पर मैं बोलता हूँ उस अवयवी कण की जगह आपको क्या समझना है कि अवयवी कण का मतलब क्या हो सकता है, जो आपके कण हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, अवयवी कण जहां पर भी शब्द प्रयोग हो रहा है इसका मतलब वहां पर इस चीज को आपको सबूत करना है। तो क्रिस्टल जालक की क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति संरचना बनाते हैं, वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब जालक जो क्रिस्टल जालक है उसमें कुछ जालक बिंदु होंगे, उन जालक बिंदु को अपन अवयवी कण भी बोल सकते हैं। सारे के सारे जो जालक बिंदु होते हैं वो समान प्रकार की जो संरचना है वो आपकी दर्शाते हैं, और प्रत्येक एक निश्चित बिंदु पर आपका क्या होता है, जो जालक बिंदु होता है उस जालक बिंदु को अपन अवयवी कण बोल सकते हैं। तो आपकी ये होगी क्रिस्टल जालक की परिभाषा, इसको नोट कर लीजिए, क्रिस्टल जालक की परिभाषा। अब क्रिस्टल जालक की जो है इसको अपन डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि अवयवी कणों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। ये अपना एक क्रिस्टल जालक है, उसकी संरचना बनी हुई है। अब इस क्रिस्टल जालक में जो है अपन ने क्या बोला था, अवयवी कण, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जालक बिंदु भी बोल सकते हैं। अवयवी कण है एक निश्चित जगह पर या निश्चित जो है व्यवस्था में आपके जो है व्यवस्थित रहते हैं, तो उनको कहा जाता है जालक बिंदु। जैसे मेरे पास में ये क्यूब है, इसको अपन ठोस की या जो है क्रिस्टल जालक की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो आपके क्रिस्टल जो है आपकी ये इकाइयां बनेगी, उन इकाइयों को एक निश्चित ज्यामिति संरचना अपन बना देंगे त्रिविम में, तो वो आपका अवयवी कण। त्रिविम का मतलब 3D, 3D का मतलब क्या होता है, जो है 3 अक्ष रहते हैं, x x y x z x, जो कि अपने को जो है बोर्ड पे बने हैं 2D या द्विविम में बना सकते हैं। त्रिविम का मतलब है अन्य अक्ष है जो इस सतह के पीछे की तरफ है, तो वो आपका त्रिविम संरचना या 3D में हो जाएगी। तो ये आपके इसके जो जहां पर ये जो है बिंदु है, तो मैंने मिला रखा है यहाँ पर जालक बिंदु। ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या है आपके बना रखे हैं, अवयवी कण है। अवयवी कण का मतलब यहाँ पर आपके जैसे NaCl है, तो NaCl में जो आयन रहेंगे वो इस जगह चारों तरफ नहीं, ये जो सारी चीजें इस जगह है, ये जो जालक बिंदु है वहां पर ये व्यवस्थित रहेंगे। इसका मतलब ये जो जालक बिंदु हो गया, जालक बिंदु, इसका मतलब जालक बिंदु बोल रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है, अवयवी कण है। ये हो गया आपके अवयवी कण। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं इस क्यूब की संरचना में ये अवयवी कण बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ये अवयवी कण हो गए और इन अवयवी कणों को अपन ने त्रिविम में व्यवस्थित कर दिया एक निश्चित ज्यामिति में, वही आपको क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। अब ऐसी कैसी संरचना आपकी यहाँ पर बन जाएगी इससे मिलती हुई, ऐसी कैसी संरचना आपकी यहाँ पर रहेगी, इसी ऐसी कैसी संरचना यहाँ पर रहेगी और ऐसी कैसी संरचना नीचे बन जाएगी। एक पीछे की तरफ बनेगी जो कि अपने को यहाँ पर बोर्ड में जो इस पीछे की तरफ है आपकी ड्रॉ है करने में दिक्कत होगी, लेकिन वो संरचना बनती है 3D या त्रिविम में, तो उस संरचना को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जालक। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिस्टल जालक है एक छोटी सी छोटी जो है इकाइयों से मिलकर बनी संरचना है और वो इकाइयां क्या होती है, आपके अवयवी कण होते हैं। सपोज ये अपने पास में इस प्रकार से मान लो अपने को दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए अपने को जो है इसकी आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो है अपने मान लो ये अपने जो है इस प्रकार से इन सारे ईंटों से मिलकर के ये पूरी क्या बनी है, दीवार बनी है। इसका मतलब ईंट इसमें क्या हो गया, आपका जालक बिंदु या एक अवयवी कण हो गया और उन अवयवी कणों की पुनरावृत्ति से एक निश्चित ज्यामिति में जो संरचना बनेगी वो क्रिस्टल जालक। इसका मतलब इस दीवार की एक मुख्य इकाई होगी, जिस इकाई के कारण ही ये दीवार है आपकी बन पाई है। वो इकाई क्या है, दीवार की नजर से अपन अगर इसको समझना चाहें तो वो क्या होगी, ईंट। अब अगर अपन ईंटों को एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में ही अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये दीवार सही तरीके से बन पाएगी। लेकिन अगर ये ईंटें हैं, अगर इनको मैं अनिश्चित ज्यामिति या जो है अस्त-व्यस्त तरीके से अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखने की तरफ कोशिश करूंगा तो दीवार है कभी आपकी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब है क्रिस्टल जालक में जो भी अवयवी कण होते हैं एक निश्चित ज्यामिति अवस्था में आपकी 3D या त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो क्रिस्टल जालक की आपकी परिभाषा होगी। अब छोटी से छोटी जो इकाई है, अगर क्रिस्टल जालक यहाँ पर दीवार में अपन ने क्या देखा, ईंट का, अगर क्रिस्टल जालक अगर इसमें मैं छोटी से छोटी इकाई की बात करूं तो आपके क्रिस्टल जालक में जो छोटी से छोटी संरचनात्मक इकाई है, जिन इकाइयों से मिलकर के ये पूरा जालक बना है, उस इकाई को अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल, इंग्लिश में मतलब यूनिट सेल, या फिर इसको कहा जाता है एकक कोशिका। और यहाँ पर जो आपका ये डायग्राम बना रखा है वो एकक कोशिका का ही डायग्राम है, जिसको आप किसकी वजह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये अपना पूरा एक डिस्प्ले है, तो ये एक पूरी जो है यूनिट सेल होगी। अब इसके ऊपर यहाँ पर भी ले लिया, अब इस जगह भी लगा लिया, यहाँ पर भी एक जो है इस प्रकार से एक नीचे भी हो गया। तो इस प्रकार से ये सामने वाली चीजें आपको दिख रही है, लेकिन पीछे की तरफ है वो सिर्फ ये वाली संरचना आपको दिखेगी, ये वाली जो संरचना है ये आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये त्रिविम में है, तो ये संरचना आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन एक पैटर्न बन रहा है, उस निश्चित पैटर्न, या फिर आप जिस कमरे में बैठे हो वो भी एक निश्चित पैटर्न के अनुसार ही बना है, उसमें भी अवयवी कण होते हैं जिनको अपन है यहाँ पर कोशिका के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। इसका मतलब पूरी जो है क्रिस्टल जालक में मुख्य रोल किसका हो गया, मेन रोल किसका हो गया, एकक कोशिका। यानी कि जब तक एकक, जैसे अपन जानते हैं ईंट दीवार बनाने के लिए अपने को ईंटों की आवश्यकता होगी, वो भी एक निश्चित पैटर्न या निश्चित ज्यामिति में तभी अपनी दीवार है वो उसी तरीके से बन पाएगी। तो क्रिस्टलीय ठोस में अगर अपन जानते हैं क्रिस्टल जालक बनाना है, तो क्रिस्टल जालक बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, निश्चित पैटर्न में आपकी एक एक कोशिका। अब वो पैटर्न है अलग अलग कोशिकाओं के, अलग अलग क्रिस्टल जालक के लिए वो आपकी अलग अलग कोशिकाएं हो सकती है। जैसे जालक होते हैं टोटल 14 प्रकार के अपन जालक पढ़ेंगे, तो उन जालक में अपन क्या देखेंगे, है वो सारे के सारे जालक ही है, सारे क्रिस्टल जालक है, लेकिन उनमें कोशिकाओं का प्रकार अलग अलग है। कुछ में अपन देखेंगे सरल कोशिकाएं हैं, कुछ में फलक वाली है, कुछ में अंत्य केंद्रित है, उसमें बाकी में कोई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होगी। तो वो कोशिकाओं के आधार पर ही इन पूरे क्रिस्टल जालक का अपन निर्माण करेंगे, और इस कोशिकाओं के टॉपिक के आधार पर इस पार्ट से जो है न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जा सकते हैं, तो वो कोशिकाओं के आधार पर ही उनको जो है अपन न्यूमेरिकल हल कर पाते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी क्रिस्टल जालक की जो मुख्य जो इकाई होती है वो होती है आपकी एकक कोशिका। वो एकक कोशिका कैसे बनी कि जो क्रिस्टल जालक में ये जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ये अपने को छोटे छोटे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं को अगर अपन मिलाते हैं रेखाओं के द्वारा तो एक ज्यामिति बन जाती है, एक निश्चित संरचना बन जाती है। वो उस क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा जो है भाग रहता है, जो कि पूरी के पूरे क्रिस्टल जालक से आपका जुड़ा हुआ रहता है कुछ न कुछ माध्यम से। तो उस कोई क्या कहा जाता है, एकक कोशिका कहा जाता है। तो एक बार इस चीज को यहाँ से ध्यान से समझ लो। फिर है एकक कोशिका की अपन है परिभाषा।
तो नेक्स्ट अपना रहेगा एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल। तो एकक कोष्टिका जो किसी भी क्रिस्टल जालिका का क्या आपका मुख्य या सबसे छोटी इकाई है जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का आपका निर्माण होता है। तो उस एकक कोष्टिका की परिभाषा आपको लिखनी है। तो एकक कोष्टिका की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो एकक कोष्टिका किस प्रकार से होती है कि किसी भी क्रिस्टल संरचना में कि एक संपूर्ण पूरा क्रिस्टल अपन ने बनाया था जो एक एकक कोष्टिका के रूप में दर्शाया था कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में, क्रिस्टल संरचना में छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से निश्चित संरचना या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वह इकाई एकक कोष्टिका या इसको मात्रक कोष्टिका भी कहा जाता है। तो वे इकाई एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका, इसमें यूनिट्स है, मात्रक कोष्टिका क्या रहती है। तो एकक कोष्टिका की क्या परिभाषा होगी कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। उन इकाइयों को अगर अपन बार बार दोहराते जाते हैं तो उन इकाइयों को दोहराने से एक निश्चित संरचना या एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो वो जिस इकाई से बना वो इकाई क्या कहलाती है, एकक कोष्टिका या उसकी मात्रक कोष्टिका या उसको क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। अब ये यूनिट सेल होती है वो आपकी जो है पूरे क्रिस्टल जालक में जो है आपकी से बाधित रहती है। कोई भी आपकी सेल हो वो किसी का एक कुछ भाग घेरे रहती है, किसी में ज्यादा भाग घेरे रहती है, लेकिन पूरे क्रिस्टल जालक में उसका कुछ न कुछ जो है आपका योगदान होगा। क्यों होगा योगदान, क्योंकि क्रिस्टल जालक बना ही किससे है, क्रिस्टल जालक है बना ही इन छोटी छोटी इकाइयां या एकक कोष्टिकाओं से बना है। इसका मतलब है ठोस अवस्था में जो है अपने को क्रिस्टल जालक पढ़ना है तो क्रिस्टल जालक का जो मुख्य भाग है वो आपका क्या हुआ, एकक कोष्टिका। और एकक कोष्टिका है। अब एकक कोष्टिकाओं के प्रकार पढ़ने, तो एकक कोष्टिकाओं के प्रकार पढ़ने से पहले इस एकक कोष्टिका है उसकी कुछ जो है पैरामीटर होते हैं जिससे अपन एकक कोष्टिकाओं को जो है सही तरीके से जो है अपन डिफाइन करवाते हैं। तो उनके जो पैरामीटर होते हैं वो निश्चित होते हैं पैरामीटर। वो पैरामीटर है वो दूरी के आधार पर और कोण के आधार पर होते हैं। तो अपन जानते हैं इसमें अपन त्रिविम की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन दो अक्ष बनाने चाहिए यहाँ पर तो अपन दो अक्ष इस प्रकार से बना सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स में अपन लेते हैं x x और y x। ये आपकी द्विविमा में हो गया 2D। एक 3D होता है ठीक 3 डायमेंशन या जो है आपकी त्रिविमा की बात करें तो उस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, एक एक्स अपना और होता है zx, जो कि एक्चुअल में आपका क्या होता है यहाँ पर ड्रॉ तो इससे लिखा है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपकी सतह के पीछे की तरफ होता है जो कि अपने को डायरेक्टली रूप से नहीं दिखाई देता है। तो ये आपकी त्रिविमा, क्योंकि क्रिस्टल जालक है शुरुआत में अपने बताया था त्रिविमा में बनता है। तो ये आपका हो गया xx yx और zx। अब कोष्टिका के बारे में अपने को बताना है तो कोष्टिका जो भी होती है उसके क्या होते हैं, निश्चित पैरामीटर होते हैं और वो पैरामीटर होते हैं अपने जो सिलेबस में उस पैरामीटर के अनुसार अपन देखते हैं। तो एक कोष्टिका के एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं। एक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। पहले जो है इनको पैरामीटरों के नाम बता देता हूं, फिर इसको जो है अपन डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि ये 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो 3 पैरामीटर होते हैं वो अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां या लंबाई भी बोल सकते हैं,
तीन पैरामीटर किसके हो जाएंगे, अक्षीय दूरियां या लंबाई के होंगे, और तीन पैरामीटर होंगे वो आपके हो जाएंगे अक्षीय कोण। कहने का मतलब क्या है, ये आपके अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, तो ये जो भी अक्ष होंगे एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर है, वो दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, अक्षीय दूरियां कहलाएगी। और इन्हीं अक्षों के बीच में कुछ न कुछ कोण होगा, वो कोण कितने डिग्री का भी हो सकता है, तो वो कोण है 90 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, कोई भी हो, जनरली अपने कोण है कितना भी मान सकते हैं, लेकिन जो है 6 पैरामीटर आपके ये होंगे अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। तो अक्षीय दूरियां हैं, ये अक्ष है, इनके बीच में पर्टिकुलर दूरी होगी, अक्षीय दूरियां होगी, या फिर इन दोनों अक्षों के बीच में हो सकती है, या इन दोनों अक्षों के बीच में हो सकती है। तो वो जो तीन पैरामीटर है वो तीन अक्ष है, तो उनके लिए तीन अक्षीय दूरियां, तीन पैरामीटर ये हो गए, और इन्हीं अक्षों के बीच में कोण रहेगा, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, अक्षीय कोण। तो इस प्रकार से मिलकर के टोटल है आपके कितने जो है पैरामीटर बन जाते हैं, टोटल 6 पैरामीटर बन जाते हैं। तीन तो होगी आपकी अक्षीय दूरियां और तीन होगी आपकी अक्षीय कोण। तो एक कोष्ठिका के सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मात्रक कोष्ठिका या एक कोष्ठिका या यूनिट सेल के जो है कितने पैरामीटर होते हैं, तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। थ्योरेटिकल रूप से प्रश्न पूछा जाएगा तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, और 6 पैरामीटर को जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि मात्रक या एकक कोष्ठिका के पैरामीटर दर्शाने वाला जो एक चित्र है वो बनाइए। तो मात्रक या एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं, तो वो अपने पहले इसकी यूनिट सेल बनाते हैं, इस प्रकार से मात्रक कोष्ठिका बनाते हैं, और उसमें फिर है आपके ये जो है 6 पैरामीटर है आपके यहाँ पर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर को जो है अपन डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कोष्ठिका का अपन है एक्स एक्स मानते हैं, ये एक कोष्ठिका का वाई एक्स हो जाएगा, और ये एक कोष्ठिका का जेड एक्स हो जाएगा। तो एक कोष्ठिका के अपन ने त्रिविमा में 3 अक्ष बनते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, ठीक है। तो ये 3 आपके पैरामीटर हो गए। अब इनके बीच में जैसे ये एक्स एक्स है तो इनके लिए अक्षीय दूरियां होगी, और ये वाई एक्स है तो इसके लिए भी अक्षीय दूरियां होगी, और ये जेड एक्स है तो इसके लिए भी अक्षीय दूरियां होगी। तो 3 तो अपन है अक्षीय दूरियों के लिए पैरामीटर लेते हैं, और 3 अपन लेते हैं अक्षीय कोण के लिए पैरामीटर। तो अक्षीय दूरियों के लिए पैरामीटर मैं मान लेता हूं, अक्षीय दूरियों के जो 3 पैरामीटर होते हैं ए, बी और सी। अब इन्हीं अक्षीय दूरियों के लिए जो है अपन है बाकी के 3 पैरामीटर हो दर्शाते हैं, तो वो बाकी के 3 पैरामीटर हो जाएंगे आपके जो है इन अक्षीय दूरियों के लिए, जो एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के लिए। से मान लो यहाँ पर जो है ए है, उसके लिए अल्फा ले लिया कोण, बी के लिए मैं प्रदर्शित करता हूँ बीटा, और सी के लिए जैसे मान लो मैंने प्रदर्शित कर दिया गामा, ठीक है। ए के लिए अल्फा हो जाएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा आपका बीटा, और सी के लिए आपके लिए जो है आपका क्या हो जाएगा गामा। तो अक्षीय दूरियां ए बी सी, और अक्षीय कोण आपके यहाँ पर क्या लेंगे, अल्फा, बीटा और गामा अपन लेते हैं। एक बार इसको देखने की कोशिश करो। अक्षीय दूरियां, ये जो डायग्राम है आपको इसी प्रकार से बनाना है, ये एक यूनिट सेल का डायग्राम है, इसको देखो। ए के लिए आपका क्या होता है अल्फा, बी के लिए बीटा, सी के लिए गामा। तो इस प्रकार से जो है ये मान लो ए हो गया, इसको बी ले लिया अक्षीय दूरियों के रूप में, और जेड एक्स के लिए क्या ले लिया सी। अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण, ये आपके 3 हो गए अक्षीय कोण। तो अक्षीय दूरियां ए और बी, सी, और अक्षीय कोण हो गए आपके अल्फा, बीटा और गामा। एकक कोष्ठिका के टोटल 6 पैरामीटर, एकक
कोशिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं। तो 6 पैरामीटर कौन से हैं आपके? 3 तो हो गई अक्षीय दूरियां ए बी और सी, और 3 हो गए अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। तो एक कोशिका के 6 पैरामीटर है। तो 6 पैरामीटर आपको जो है यहाँ पर दर्शा रखे हैं। इन जो है इस डायग्राम को आप बना सकते हो। टोटल 6 पैरामीटर दर्शाए हुए। अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा एकक कोशिका के पैरामीटर अपन ने पढ़ लिए। तो एकक कोशिका के पैरामीटर के बारे में क्यों अपन ने जो है समझा है कि जो भी आपका क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल तंत्र है या निकाय बोल सकते हैं, वो पूरा निकाय है आपका एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? एकक कोशिका होती है। तो उन एकक कोशिकाओं के ये अपन ने पैरामीटर क्यों अपने ये पैरामीटर है, जितने भी जालक बनेंगे उन जालकों में अपन है ये सारे पैरामीटर आपके यहाँ पर काम आएंगे। और एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि ये जो एकक कोशिका है एकंताक्ष होगी, विषम लंबाक्ष होगी, या फिर आदि एकक कोशिका है या त्रिंताक्ष है, ये सारी जितनी भी एकक कोशिकाएं षटकोणीय एकक कोशिका है। तो ये सारे एकक कोशिकाओं के प्रकार है ये अपन है। यहाँ से जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो अपना ये रहेगा एकक कोशिका के प्रकार के बारे में। तो वो एकक कोशिका के प्रकार जो अपन है वहां पर लेंगे, तो उनमें जो है जालक जो बनेगा एकक कोशिकाओं में, वहां पर ये पैरामीटर काम आएंगे। यानी कि वहां पर आपको अक्षीय दूरियां भी दर्शानी होगी और अक्षीय कोण भी दर्शाने होंगे, और उनसे जो जालक बनेंगे वो जालक है इनसे बनेंगे। इसीलिए अपन ने है पैरामीटर जो है एकक कोशिका के पैरामीटर है, इसको अपन ने पहले पढ़ा है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एकक कोशिका के पैरामीटर। इसको भी एक बार जो यहाँ पर नोट कर लो। इसको मैं जो है रब कर देता हूँ पूरा डायग्राम, इसको ध्यान से समझ लेना। इसमें जो पैरामीटर दर्शा रखे हैं, किस प्रकार से पैरामीटर दर्शाए हैं और कौन कौन से जो पैरामीटर होते हैं उनका नाम क्या है, इनके लिए जो है अपन है अक्षीय दूरियां मान के लेकर ही चल रहे हैं। तो इनको आपको ए बी और सी को अक्षीय दूरियां ही लेना है और अल्फा बीटा और गामा को अक्षीय कोण ही लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा आपका एकक कोशिका के प्रकार।